नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं रमेश बिरादर, सरकारी प्रथम दर्जे कॉलेज चिड़गुप्पा, मैं आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले के जो सत्र थे उसमें हमने देखा कि भारतीय साहित्य शास्त्र का विकास किस तरह से हुआ, और उसके साथ ही हमने देखा कि काव्य के प्रयोजन क्या है, यानी काव्य को क्यों रचा जाता है, उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा अगला पड़ाव आता है काव्य का लक्षण, यानी काव्य की लक्षण किस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर काव्य के लक्षण का मतलब यह है कि हम सरल भाषा में समझे तो उसके संवेदनाएं, यानी उसका मूल स्वरूप, लक्षण का यहाँ पर अर्थ होता है स्वरूप। यहाँ पर काव्य और साहित्य, मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, इसे आप अच्छी तरह से याद रखिए। साहित्य और काव्य दोनों एक ही है, उसका ही, साहित्य का ही भाग काव्य है। काव्य के लक्षण यहाँ पर आएगा तो भी वो साहित्य का ही लक्षण होगा। साहित्य मतलब बहुत बड़ा सा एक विचार देता है, बहुत बड़ा सा मतलब कि साहित्य में हम कहानियों को ले सकते हैं, हम उपन्यास को ले सकते हैं, फिल्म पटकथाओं को ले सकते हैं, काव्य को ले सकते हैं। हर तरह के जो साहित्य के रूप में आता है, ना, हर तरह का जो रचना होती है वो साहित्य के अंदर ही समा जाता है। तो इसे काव्य को कहने के बजाय हम उसे साहित्य कहते हैं। तो साहित्य का परिभाषा और प्रयोजन हमने तो देखा, तो साहित्य के परिभाषा में ही वहाँ लक्षण भी छुपे हुए, यानी साहित्य का तत्व क्या है। एक पिक्चर उन्होंने बनाया है, फिर हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एक फिल्म किसी ने बनाया, तो उस फिल्म को आप जाके देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, ये कैसा फिल्म है, ये कैसा फिल्म है। तुम्हारा दोस्त आके बोलता है, ए बहुत अच्छा भारी पिक्चर है भाई, भारी है, अच्छा है, तो कैसा है वो, उसमें क्या है। बोलने के बाद वो बोलता है, अगर से वो बोल सकता है कि अगर से वो लव स्टोरी हो तो लव स्टोरी है भाई वो, अच्छा। या कोई बोल सकता है देशभक्ति का हो तो देशभक्ति है, या जासूसी है। तो उसका मूल तत्व क्या है, वो मूल तत्व ही उसका लक्षण होता है। तो हमारे साहित्य शास्त्रज्ञ, यानी हमारे भारतीय जो महान पंडित लोग हैं, यानी पंडित की हम उसने परिभाषा से ये नहीं कर सकते, वहाँ हमारे जो लक्षण, काव्य के लक्षणों को परिभाषित किए हुए भामा है, दंडी है, मम्मट है, और कविराज पंडित जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। इन सब के क्या मायने हैं, काव्य के लक्षण क्या है, इसके बारे में वे हमें दर बदर, यानी एक एक पत्ता पत्ता वो खोलकर हमारे सामने वो रखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि काव्य का लक्षण, काव्य लक्षण, तो इसे हम आज काव्य लक्षण हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये काव्य लक्षण जो है, कई आचार्यों ने काव्य को परिभाषित किया है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आचार्य भामा हो या वामन हो, मम्मट हो, इन सभी लोगों ने काव्य के लक्षण को वे परिभाषित करते हैं। तो इनकी परिभाषाएं क्या हैं और वो किस तरह से काव्य के लक्षण को वे मानते हैं, इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। तो काव्य के लक्षण को देखने से पहले थोड़ा मैं मेरे दोस्तों, काव्य के लक्षण वस्तुतः
उसका स्वरूप होता है, मैंने पहले ही बोला। तो वो क्या करता है कि उस काव्य का विवेचन करते हुए किसी एक लक्षण पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और वहां पर उसका एक स्वरूप का वे एक नाम दे देते हैं। तो वही काव्य का लक्षण में ही समाहित होता है। तो काव्य की मूल लक्षण, उसमें जो वस्तुतः वैशिष्ट्य क्या है, तो वैशिष्ट्य को बताने वाला ही काव्य लक्षण है। तो भामा के काव्य लक्षण के बारे में हम देखते हैं। तो यानी भामा जी जो हमारे काव्य शास्त्रज्ञ थे, उनका परिभाषा देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा। भामा कहते हैं ये शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विद। फिर एक बार मैं उसे दोहराना चाहता हूं। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा, है ने शब्द और अर्थ मिलकर काव्य बनते हैं। परंतु यह शब्द को, अर्थ को देखना हो तो उस ग्रंथ से पता नहीं चल सकता। ये शब्द और अर्थ जो होते हैं वो सहित भाव है, यानी एक के साथ एक जुड़ के रहने वाले भाव है। ये एक के साथ एक आश्रित रहने वाले भाव है। और यहाँ इनका आधार व्याकरण का योजना है और साहित्यिक सामंजस्य है। यह वे कौन, भामा अपने विवेचन में कहते हैं। और भामा के इस विवेचन में वे फिर वो एक बात जोड़ते हैं, हेय दोषों का वर्णन अपने काव्य में किया है। वे अस्पष्ट रूप से वहाँ दोषहीन मानने के पक्ष में है ना। भामा जो व्याकरण योजना और साहित्यिक सामंजस्य को वे मानते हैं, या मानना उनका एक विचार है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है, यानी शब्दार्थो सहितो काव्य गद्य पद्यम च तद्विदा। शब्द और तथा अर्थ मिलकर जो काव्य बनते हैं वो काव्य के लक्षण है। तो इनके बाद आते हैं वामन जी। वामन अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे। वे उनका जो काव्य के लक्षण के बारे में वो अदोष को स्थान दिया, यानी अदोष यानी दोष रहित, यानी वो दोष रहित हो तो काव्य अच्छा बन सकता है। तो इसी में वे कहते हैं सदोष गुणालंकार हानदानाभ्यम, यानी दोष को छोड़कर, यानी दोष से परित्याग होकर गुण तथा अलंकारों का उपादन से जो काव्य बनता है वही अच्छा काव्य होता है। ये वे उसके लक्षण में वो बताते हैं, यानी दोष का परित्याग हो और गुण और अलंकारों से सहित हो। और इसके बाद मम्मट जी जो हमारे वामन के बाद आते हैं, वे उनका भी एक विवेचन है निर्दोषम गुणवत्त काव्यम अलंकारे अलंकृता, यानी यहाँ पर निर्देश का अर्थ है दोष रहित होना या दोष का नितांत अभाव, यानी वहाँ पर दोष ना हो, किसी काव्य में दोष ना हो, वह उनके लक्षण वो कहते हैं। और यहाँ जो परंपरा चली वे भोजराज के काव्य लक्षणों तक चली। काव्य के लक्षणों को और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मम्मट जी और एक जगह पे कहते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य में शब्द और अर्थ के सहभाव में दोष कतई नहीं होना चाहिए, गुण अवश्य होना चाहिए। अलंकार कहीं पर हो
न भी हो तो भी चलेगा। यहाँ मम्मट जी का बात है, मम्मट जी का विचार है। मम्मट की दृष्टि में शब्द और अर्थ को जोड़ के जो काव्य प्रयोग किया है करते हैं, मगर शब्द और अर्थ साधारण न होकर विशिष्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, शब्द और अर्थ विशिष्ट होना चाहिए। यहाँ पर वामन जी क्या कहते थे, ये शब्द और अर्थ जो है वो अदोष होना चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं नहीं नहीं, वो विशिष्ट होना चाहिए। शब्द और अर्थ जो काव्य के हैं वो विशिष्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप काव्य को साहित्य समझकर चलिए, यानी कोई कहानी भी हो सकती है, कोई उपन्यास भी हो सकता है, कोई फिल्म भी हो सकता है। आप फिल्म को भी हम साहित्य के कोटि में ही रखते हैं। तो उसका जो शब्द और अर्थ, यानी जो बोलना चाहते हैं वो शब्द स्पष्ट होनी चाहिए, जो अर्थ है वो भी स्पष्टता से पाठक के दिमाग में घुस जाए, तो उसे अच्छा लक्षण वाला काव्य कहते हैं। काव्य का लक्षण वहाँ पर यह होता है। तो गुण और अलंकार उनका किनका, हमारे मम्मट जी का एक गुण और अलंकार पर वे ज़्यादा जोर देते हैं। गुण में उससे ज़्यादा वे अलंकार से वे गुण पर ज़्यादा जोर देते हैं। और इसी का मम्मट जी का एक समर्थन में, यानी गुण होने चाहिए काव्य में, इसका एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। हारो नरपति कंठे मया विश्लेषभीरुणा, हारो नरपति कंठे मया विश्लेषभूरुणा, इदानीमाव यर्मध्ये सरित सागर भूधरा। हारो नरपतिः कंठे मय विश्लेषभूरिणा, इदानीमावयं मध्ये सरित सागर भूधरः। यहाँ एक छंद है, उस छंद में देखिए आप, हारो नरपति कंठ मया विश्लेष भीरूषिणा, यानी अपने प्रिया को जो कंठ का हार देता है वह उसे नहीं पहनाता, क्योंकि उसे भय है कि ये कंठ का जो हार है हमारे और उसके बीच ये हार आ जाएगा, हम ठीक से एक दूसरे को आलिंगन नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं इस कंठ को मेरे प्रिया के गले में नहीं पहना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है जी, वियोग के क्षणों में तो हमारे बीच, यानी वो आगे बोलते हैं जब हम दोनों मिलेंगे तब ये हार भी हमारे बीच में ना आए, क्योंकि जब वियोग होता है तो हमारे बीच नदियाँ होती है, समुद्र होता है, पर्वत होते हैं, ये भूधरा होती है। तो जब हमारे आलिंगन हो या हम जब मिले तो यहाँ कंठों का हार भी हमारे साथ न हो। तो इस तरह से जो अर्थ यहाँ पर निकल के आता है, अर्थ जो गुण है इसका, अलंकार से ज़्यादा गुण को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसके अलावा अभी दो आचार्य हैं, कविराज विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ, जो मम्मट जी का विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि दोषहीन काव्य की कल्पना बहुत कष्ट है। यानी एक तरह से आकाश का कुसुम है, आकाश का फूल है जो किसी के हाथ में नहीं आता, क्योंकि इंसान तो इंसान है, वो दोष रहित नहीं हो सकता और कुछ ना कुछ हर एक इंसान में कोई ना कोई दोष होता है। तो इसको वे दोषहीन रहे तो ही काव्य अच्छा रहता है, इसका वे विरोध करते हैं। और उसके बाद आगे हमारा विवेचन सुनिए। हम यानी जो लेखक का विवेचन, जो हमारे रामचंद्र तिवारी जी का विवेचन भी हम यहाँ पर देखते हैं।
जो विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ जो बात कर रहे हैं वे यहाँ भूल जाते हैं कि मम्मट काव्य की आदर्श स्थिति का लक्षण प्रस्तुत कर रहे थे। यानी हमारे जो रामचंद्र तिवारी जी हैं वे मम्मट के इस गुण का, यानी काव्य में गुण ज़्यादा होना चाहिए, इसे वो समर्थन करते हैं और कविराज विश्वनाथ और पंडित राज का वे विरोध करते हुए कहते हैं कि आदर्श स्थिति का लक्षण प्रस्तुत कर रहे थे। कौन? मम्मट काव्य की आदर्श स्थिति का लक्षण कर रहे थे। उसे जीवन के अन्य व्यापारों के साथ रखकर उसके यथार्थ स्वरूप का निर्देशन नहीं कर रहे थे। यानी उसको जीवन के यथार्थ रूप से रखकर उसका स्वरूप को रखकर वे निर्देशन कर रहे थे। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत लक्षण का महत्व आज भी मान्य है। और हम आदर्श की बात करते हैं तो जीवन के संदर्भ में काव्य का हमारे सामने पूर्णता की परिकल्पना होती है। तो इस तरह जैसे कि एक सर्वांग सुंदरी है, उसके कपोल पर एक छोटा सा श्वेत दाग पड़ गया है तो उसके सौंदर्य को वो समाप्त कर देता है। यानी बहुत सुंदर है, उसके मुंह के ऊपर एक दाग पड़ गया है तो वो उसका जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से एक छोटा सा काव्य दोष पूरे काव्य के सौंदर्य को प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यही दृष्टि मम्मट की थी, यानी गुण अच्छे होने चाहिए, यह बात वो कहते हैं। और यहाँ पर कहीं पर तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सकर सुकोमल मुंज दोष, यानी दोष रहित सहित, इसमें सकर और दूषण मुद्रा अलंकार सूचक शब्दों को हटा दिया जाए तो सुकुमल मुंज और दोष रहित, यानी जो काव्य होना चाहिए सुकोमल होना चाहिए और मंजू और दोष रहित, मंजू यानी ठंडा आराम से सुनने के लायक होनी चाहिए और दोष रहित होना चाहिए। यहाँ दोष रहित का तुलसीदास ने भी यहाँ पर अपने काव्य के विवेचन में वे रखते हैं। तो एक काव्य के प्रयोजन के हमारे जो आचार्य है उनके विवेचनों को देखने के साथ साथ हम फिर आगे आते हैं। यानी पहले जो मम्मट जी का उक्ति तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यानी काव्य के लक्षण यानी शब्द और अर्थ दोनों रहने चाहिए, यहाँ मम्मट कहते हैं। यही तो काव्य के लक्षण भी है और वही तो काव्य के स्वरूप। मैंने पहले ही कहा था काव्य का लक्षण मतलब उसका स्वरूप ही होता है, जो स्वरूप का है, किस तरह का काव्य है वही तो लक्षण है। तो यहाँ पर भी काव्य लक्षण के रूप में पेश किया गया है, उसे ही स्वयं मम्मट ने लक्षण भी कहा है और उसे वे स्वरूप भी कहते हैं। काव्य के साधन की चर्चा के बाद वे कहते हैं एवं मस्य कारण मुक्तत्वः स्वरूपमाह, अर्थात इस प्रकार काव्य के साधन बतलाकर यानी उसके स्वरूप को कहते हैं। यहाँ स्वरूप कथन वही है जिसे काव्य लक्षण कहा गया है। यानी तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, इसका सीधा अर्थ क्या होता है? स्वरूप और लक्षण में तात्विक भेद नहीं है। यानी शब्द स्वरूप जो होता है, स्वरूप और लक्षण में तात्विक भेद हम नहीं कर सकते। आचार्य ने स्वरूप, मत और लक्षण तीनों को समानार्थ बना दिया है। यानी उनका मत है, हम बोलते हैं ना, उनका मत है कि ये ऐसा साहित्य है। यानी मत भी लक्षणी होता है, स्वरूप भी लक्षणी होता है और लक्षण भी लक्षण भी लक्षण ही होता है। इनमें कोई तात्विक भेद हम नहीं कर सकते। ये तीनों समानार्थी शब्द है। इसलिए परिभाषा भी जब भी आता है, यानी हमें ये थोड़ा सा याद रखना है आपके लिए कि स्वरूप लिखिए। यानी एक कहानी आती है
जैसे कि कफन, प्रेमचंद जी के कफन की कहानी का स्वरूप लिखिए, क्या स्वरूप का कहानी है, या प्रेमचंद की कहानी के बारे में आपका क्या मत है, या प्रेमचंद की कहानियों का लक्षण लिखिए या कहानी का लक्षण लिखिए। ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सभी एक ही होता है, यानी सबका भेद, तात्विक भेद नहीं कर सकते, सब एक ही इसमें हम उसे प्रचलित करते हैं, लक्षण भी करते हैं, स्वरूप भी करते हैं और भेद मत भी करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा लक्षण शब्द ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर इसी काव्य के लक्षण के इस आज के इस अंश को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो इसके जो स्टडी मटेरियल है आपके व्हाट्सएप पे मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, यानी इससे पहले मैंने वहाँ पर भेज दिया है, उसका पहले मैंने जितने भी स्टडी मटेरियल आपको भेजे हैं उसको आप कंपलसरी नोट्स बना के उसका फ़ोटो निकाल कर उसको PDF में सेव कर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, यानी जो हमारे BA थर्ड ईयर ऑप्शनल हिंदी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। यही आपका मूल्यांकन का एक बिंदु है, यानी मूल्यांकन करते समय इसको भी हम उसको मान्य देंगे। तो इसलिए आप घर में ऐसे आराम से पुस्तक न पढ़ते हुए या पढ़ाई न करते हुए वैसे ही रहेंगे तो आपके भविष्य का आप कहीं ना कहीं पर गलत उसका गला आप ही घोट रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे ज़रा अच्छे से सुनिए। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी डिपार्टमेंट GFGC चिड़गुप्पा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही वहाँ पर बाजू में आपको एक बेल का आइकॉन दिखेगा, बेल का बटन दिखाएगा, उसे क्लिक कीजिए। जैसे ही हमारे जो वीडियोस आपके इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे तब आपको वो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगी और आप बहुत सरलता से बार बार चेक करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हो सके तो पाठ अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए। और जो भी इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपके कोई भी प्रश्न हो वो मुझे व्हाट्सएप करके या मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, फ़ोन करके मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समय आप मुझे इस पाठ्य के बारे में पूछना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इसी कामना के साथ मैं कि आप सब लोग अच्छे से घर में बहुत सुखी है और आप सब लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं कामना करते हुए और मैं इसी कामना के साथ आज का यह पाठ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी माता।